नमस्कार। हमारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लगभग सबसे पीछे होता है और पीछे होने का एक फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स को ये मिल जाता है कि बाकी सारी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर उन्हें देखने को मिल जाते हैं मेरे चैनल पर। तो आपके 4th सेमेस्टर के लिए मैंने 34 वीडियोज़ अपलोड किए थे प्लेलिस्ट में, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर थे। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का था, महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी का था, माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का था। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको काफ़ी मदद मिली होगी और आज का पेपर आपका अच्छा गया होगा। आपके आगे 5th सेमेस्टर के लिए भी मैंने 52 वीडियोस अब तक अपलोड कर दिए हैं, आगे भी अपलोड करूँगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा 5th सेमेस्टर की। अगर आप आगे रखने वाले हैं BA 3rd ईयर में, अगर आपके पास इंग्लिश रहने वाली है तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा 5th सेमेस्टर की। आज के इस क्वेश्चन पेपर की जो मेरे पास बुकलेट है वो A सीरीज़ की है। आपके पास B, C या D हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, थोड़ा आगे पीछे होंगे। क्वेश्चंस आपको मालूम ही हैं, 100 दिए हुए थे जिनमें से 60 करने थे, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारी बुकलेट में है वो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में आया है और देखिए हमारी यूनिवर्सिटी में भी आया है। द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, तो ये ट्रांसलेटिव से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SL इन ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में SL का मतलब सोर्स लैंग्वेज होता है, इसका जवाब B होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ गुड ट्रांसलेटर शुड हैव द डीप नॉलेज ऑफ, तो एक अच्छे ट्रांसलेटर को गहरी समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यहाँ जो ऑप्शन A है और ऑप्शन B है, दोनों ही की ज्ञान होना चाहिए। सोर्स लैंग्वेज यानी स्रोत भाषा और टारगेट लैंग्वेज यानी जिस भाषा में ट्रांसलेट करना है आपको, तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तो इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन होगा D। फिर द मैन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द थियरी ऑफ ट्रांसलेशन, तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ट्रांसलेशन की थियरी इंट्रोड्यूस की तो उसका नाम डोलेट है, फ्रेंच है ये व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन दे रखा है, द फेमस एपिक महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो इंग्लिश में महाभारत का ट्रांसलेशन केसारी मोहन गांगुली ने किया था, जिनका नाम यहाँ नहीं दे रखा है। आर्नोल्ड ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया है, जो कि महाभारत का ही एक पार्ट है। अब यहाँ जो नाम दे रखे हैं उनमें से हम विलियम बक को लगाएंगे, क्योंकि केसारी मोहन गांगुली का नाम तो दे ही नहीं रखा, तो यहाँ इसका ऑप्शन B होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ भगवत गीता इनटू इंग्लिश, तो भगवत गीता के फर्स्ट ट्रांसलेशन चार्ल्स विल्किंस हैं, वैसे आर्नोल्ड ने भी किया है, तो यहाँ चार्ल्स विल्किंस सही ऑप्शन आएगा। फिर हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़, तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ के फादर के रूप में जेम्स S होल्म्स को माना जाता है या फिर यूजन ए निदा को माना जाता है, जिन दोनों का ही नाम यहाँ नहीं दे रखा है, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। आपको ने जो भी लगाया हो, ऑगस्ट गट को भी आप लगा सकते हैं, अगर दोनों का ही नाम मिसिंग है ऑगस्ट गट आप लगा दीजिए। वैसे इनमें नाम देना चाहिए था, एग्जामिनर ने थोड़ी सी गलती की है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन के जो मुख्य प्रकार हैं फ्री ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन है। इन पे एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, फ्री ट्रांसलेशन वर्सेस लिटरल ट्रांसलेशन करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन इज़ द मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप, तो गूगल ट्रांसलेट है इसका सही जवाब। What are the factors to consider and select translation tool और टेक्नोलॉजी, तो यहाँ जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों ही ज़रूरी हैं। जब आप कोई चीज़ कोई टूल आप चूज़ कर रहे हैं तो एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, राइट यूज़ ऑफ ग्रामर होना चाहिए, तो यहाँ सही ऑप्शन D होगा। फिर 11th क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ टूल इज़ द फास्ट फॉर ट्रांसलेटिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट क्विकली,
तो मशीन ट्रांसलेशन से आप क्विकली कर सकते हैं। वैसे तो ह्यूमन ट्रांसलेशन के द्वारा भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, वॉइस ट्रांसलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन फास्ट करना है भाई, इंसान की तो अपनी लिमिट्स होती हैं, तो मशीन ट्रांसलेशन से आप क्विकली कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश इज़ कंपोज्ड बाय। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है कि भारत का नेशनल एंथम और बांग्लादेश का नेशनल एंथम दोनों ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो आमार सोनार बांग्ला है, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज डाइड। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख ही रहे होंगे, गलत है। इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर डाइड, तो ये सही जवाब है, 1941 में उनकी मृत्यु हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। तो द होम एंड द वर्ल्ड की वैसे तो ये सारी थीम्स हैं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हमको एक चूज़ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पावर एंड पॉलिटिक्स को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सारी थीम्स उसमें मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव इज़ द निकनेम ऑफ। तो गुरुदेव किसका निकनेम है? रविन्द्रनाथ टैगोर का निकनेम है, ए सही जवाब है। फिर जयशंकर प्रसाद वॉज डाइड ऑफ। ये भैया जिन्होंने बनाया है क्वेश्चन पेपर, थोड़ा तो ग्रामर का ख्याल रखना चाहिए। जयशंकर प्रसाद वॉज नहीं आएगा, जयशंकर प्रसाद डाइड ऑफ विच डिसीज़, तो यहाँ ट्यूबरक्लोसिस सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच टाइप ऑफ रस इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पोएम आंसू। तो आंसू में कौन सा रस दिखाई देता है? वो वियोग रस दिखाई देता है। श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो जब नायक नायिका साथ में होते हैं तो वो संयोग श्रृंगार होता है। अब यहाँ क्योंकि नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, तो ये वियोग श्रृंगार है। फिर 18वां सवाल देखिए, विच टाइप ऑफ वर्क इज़ आंसू। आंसू किस प्रकार की रचना है? ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी आत्मकथात्मक है। जयशंकर प्रसाद रोट आंसू इन। तो जयशंकर प्रसाद ने आंसू 1925 में लिखा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन विच पोइटिक फॉर्म आंसू इज रिटन। तो आंसू किस प्रकार की पोइटिक फॉर्म में लिखा हुआ है? वो एलेजी है, यानी किसी की मृत्यु पर लिखा हुआ गीत, शोक गीत एलेजी कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोइटिक वर्क आंसू। ये मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आ गया कि 190 उसमें स्टेंजाज हैं, जिसमें से काफ़ी मैंने कराए हैं, पूरा नहीं कराया, कोशिश करूँगी अगले सेशन में कराने की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच भाषा इज़ नॉट यूज्ड बाय जयशंकर प्रसाद इन हिज पोइट्री। तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा भी प्रयोग की है, लेकिन ज़्यादातर फिर खड़ी बोली प्रयोग की है। संस्कृत निष्ठ भाषा है, जिसमें काफ़ी शब्द संस्कृत के हैं। तो पहले ब्रज भाषा भी काफ़ी प्रयोग की है और खड़ी बोली फिर प्रयोग की है, मैथिली नहीं है। तो हमारा जवाब सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शेडो सिम्बोलाइजेज इन द पोएम आंसू। तो शेडो किस चीज़ का प्रतीक है? हमारी परछाई हमेशा हमारे करीब रहती है, तो नियरनेस का प्रतीक है। विच लैंग्वेज डिड कबीर मोस्टली यूज़ इन हिज पोइट्री। तो कबीर की जो भाषा है वैसे तो सधुक्कड़ी कहलाती है, उसमें कई भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से फिर हमें हिंदी ही चूज़ करना होगा, तो हम बी ऑप्शन पर लगाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है, द सेंट पोइट हु रोट द फेमस कपलेट्स। वो संत कवि जिसने कि फेमस माने प्रसिद्ध दोहे लिखे हैं, तो वो कबीरदास जी हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, हमारा बी जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इन विच लैंग्वेज कबीर्स पोइट्री ट्रांसलेटेड इनटू। तो कबीरदास जी की पोइट्री किस भाषा में ट्रांसलेट हुई है? इन सभी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है, तो ऑल द अबव आएगा जवाब। फिर देखिए, विच लिटरेरी डिवाइस इज़ कॉमनली यूज्ड इन कबीर्स पोइट्री। तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस प्रायः कबीर के कविताओं में प्रयोग हुई है? तो जो ऑप्शंस हैं उनमें सिमिली है, वैसे तो ये सभी यूज़ हुए हैं, लिटरेशन भी है, हाइपरबल भी है, लेकिन अब नन ऑफ द अबव दे रखा है, ऑल द अबव तो दे नहीं रखा। ऑल द अबव दे रखा होता तो फिर हम वही चूज़ करते, लेकिन यहाँ हम फिर सिमिली चूज़ करेंगे, जैसे कि वो कई बार तुलनाएं करते हैं
यह ऐसा संसार है जैसे सेवल फूल, तो ये सिमिली हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेंट कबीर इज़ द पोइट ऑफ विच सेंचुरी? तो संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं, हमारा जवाब बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द टर्म भक्ति मीन्स इन द सेंट कबीर पोइट्री? तो संत कबीर की कविताओं में भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब वैसे भी डिवोशन होता है ना? तो सही जवाब हमारा डी है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द टर्म निर्गुण इज रिलेटेड टू विच वन इन कबीर्स पोइट्री? तो निर्गुण का मतलब क्या है कबीर की कविताओं में? तो निर्गुण का मतलब होता है फॉर्मलेस, जिसका कोई रूप नहीं है, तो हमारा जवाब भी होगा। कबीर्स पोइट्री इज़ मेनली बेस्ड ऑन? तो कबीर की कविताएं मुख्यतः किस पर आधारित हैं? हालांकि ये सारी चीज़ें भी यहाँ इंक्लूड की जा सकती थी, जेंडर प्रॉब्लम या फिर कास्ट सिस्टम, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, तो हमें एक चुनना होगा। तो एक चुनने के लिए फिर हम इनइक्वलिटी को चुनेंगे। उन्होंने धर्म पर बहुत टिप्पणियाँ की हैं, हिंदू मुस्लिम जो उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, जात पात के आधार पर भेदभाव होता है, तो कास्ट सिस्टम भी ये यहाँ ऑप्शन था। इसको भी हम चूज़ कर सकते थे, लेकिन सिर्फ कास्ट सिस्टम नहीं है, अलग अलग तरीके की इनइक्वलिटी होती है, अमीर गरीब की इनइक्वलिटी होती है, अलग अलग रिलीजन्स की इनइक्वलिटी होती है ना, धर्मों के आधार पर। तो हम जो चूज़ करेंगे यहाँ इनइक्वलिटी को चूज़ करेंगे। फिर कबीर वॉज बॉर्न इन विच स्टेट? तो कबीर भैया हमारे यूपी के थे तो हम उत्तर प्रदेश लगाएंगे। फिर द लैंग्वेज इन विच पिंजर वॉज रिटन? तो पिंजर किस भाषा में लिखी गई है? पंजाबी में लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द थीम ऑफ पिंजर इज बेस्ड ऑन? तो पिंजर की जो थीम है वो पार्टीशन है, जवाब हमारा सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ अमृता प्रीतम? अमृता प्रीतम का जो वास्तविक नाम है वो अमृता कौर है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है, हु वॉज द फर्स्ट हस्बैंड ऑफ अमृता प्रीतम? तो अमृता प्रीतम के पहले पति, पहले क्या एक ही बार शादी हुई? बाद में इन लोगों से शादियां तो हुई नहीं थी जो जिनके साथ वो रहीं, ना इमरोज़ के साथ ना साहिर लुधियानवी। तो उनके पति का नाम प्रीतम सिंह है और इसीलिए उनका सरनेम अमृता प्रीतम वो लगाती हैं, वैसे अमृत कौर थी वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सनैलिटी हु ट्रांसलेटेड पिंजर इनटू इंग्लिश? तो पिंजर का ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में खुशवंत सिंह ने किया है, हमारा जवाब सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। ये पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ भीष्म साहनीज ऑटोबायोग्राफी? तो भीष्म साहनी के आत्मकथा का शीर्षक आज के अतीत है और हमारा जवाब होगा बी। फिर भीष्म साहनी गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन? तो भीष्म साहनी को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1975 में मिला और किस रचना के लिए? तमस के लिए मिला है। हालांकि मैंने यहाँ तमस लिख दिया है, आगे तमस वाला सवाल भी आएगा कि किस रचना के लिए मिला। तो आगे देखते हैं, द स्टोरी ऑफ अमृतसर आ गया डिनोट्स द टाइम? तो अमृतसर आ गया में जो टाइम है वो ड्यूरिंग पार्टीशन, भारत के विभाजन के दौरान का समय है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, हु इज़ बास्टर्ड कैरेक्टर इन द स्टोरी अमृतसर आ गया? तो अमृतसर आ गया में बास्टर्ड कैरेक्टर तो कोई भी नहीं है। हाँ, गाली ज़रूर देता है ना, बाबू पठान को गाली देता है बास्टर्ड। तो ऐसे तो आप फिर पठान को लगा सकते हैं, लेकिन सही जवाब यहाँ नन ऑफ दीज ही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ सोशल इविल्स आर प्रेजेंटेड थ्रू द स्टोरी ऑफ अमृतसर आ गया? तो किस प्रकार की सामाजिक बुराइयां प्रस्तुत की गई हैं इस कहानी में? तो रेसिज्म, पॉवर्टी, रॉबरी, सभी कुछ है। रेसिज्म तो आप देख ही रहे हैं, मतलब भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर है। पॉवर्टी आप देख ही रहे हैं कि जो गरीब हैं वो ही मर रहे हैं, वही अपना सामान इस तरीके से लेकर भाग रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान ही ले जा पाते हैं और वही आपस में मरकट रहे हैं। बाकी जो बड़े नेता हैं, जिन्ना साहब की उसमें बात होती है, तो जिन्ना साहब को तो एक खरोंच भी नहीं लगी, या फिर हमारी तरफ के किसी भी नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जवाहरलाल नेहरू को कोई चोट नहीं पहुंची। तो जो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ इस पार्टीशन में।
वो तो अच्छे से सेटल हो गए, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना। उनके घर छूट गए, बेघर हो गए बेचारे, और दर दर भटकते फिरे। जो वहाँ से यहाँ आए वो भी शरणार्थी थे, यहाँ से वहाँ गए वो मुहाजिर हैं अभी भी पाकिस्तान में। तो बर्बादी गरीबों की हुई, रॉबरी लूटपाट हुई, शहर के शहर गांव के गांव सब लूट लिए गए। तो ये सब कुछ वहाँ पर है। तो सही जवाब ऑल द अबव रहेगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 43, द कैरेक्टर बाबू जनरली स्पीक्स इन विच लैंग्वेज। तो बाबू के बारे में वहाँ बताया गया है कहानी में कि वो शायद पेशावर से था, तो वो लोग आपस में पश्तो में बात करते थे। तो यहाँ पर हम पश्तो को मार्क करेंगे। फिर द प्लेस दैट इज़ आर मैंशनड इन द स्टोरी, अमृतसर आ गया। तो अमृतसर आ गया में जिन जगहों के नाम लिए गए हैं, उल्लेख किया गया है, इन सभी का उल्लेख है अमृतसर, दिल्ली, पठानकोट। तो ऑल द अबव सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछता है द स्टोरी ऑफ अमृतसर आ गया ओरिजिनली रिटन इन। तो अमृतसर आ गया कहानी मूलतः हिंदी भाषा में लिखी हुई थी, है ना, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेशन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भीष्म साहनी अर्नड हिज PhD फ्रॉम। तो भीष्म साहनी को PhD यानी कि अपनी डॉक्टरेट डिग्री कहाँ से मिली? पंजाब यूनिवर्सिटी से मिली। फिर भीष्म साहनी वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण फॉर लिटरेचर इन। तो भीष्म साहनी को पद्म भूषण लिटरेचर के लिए मिला 1998 में। फिर महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न इन। महाश्वेता देवी ढाका में पैदा हुई थी और फिर पार्टीशन के बाद वो कलकत्ता आ गई थी। महाश्वेता देवी वॉज ऑनर्ड विद। तो ये जो दे रखे हैं अवार्ड, इन सभी से वो सम्मानित हैं। तो सही जवाब हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द मेन थीम ऑफ द हंट। तो हंट की मुख्य थीम क्या है? ये सारी थीम्स हैं, है ना। अगर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ इनको यही देना था, द एक्सप्लॉयटेशन ऊपर न देके यहाँ देना था साथ में, ऑप्शन के साथ में। थोड़ा सा क्वेश्चन की गड़बड़ी है। तो ये सारी ही थीम्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 51 पूछता है द स्टोरी ऑफ द हंट इज़ कंसर्न्ड विद द लाइफ ऑफ। तो किनके जीवन से संबंधित है? ट्राइबल्स की ज़िंदगी पर आधारित है। तो सही जवाब बी होगा। फिर हु इज़ द इलेजिटिमेट डॉटर ऑफ द वाइट मैन। तो एक गोरे व्यक्ति की इलेजिटिमेट बेटी है, वो मैरी ओरान है जो कि मेन कैरेक्टर है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 पूछता है हु इज़ द मेन प्रोटैगोनिस्ट इन द स्टोरी द हंट। तो इसकी प्रोटैगोनिस्ट मैरी ओरान ही है। सही जवाब हमारा ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछता है? हु ट्रांसलेटेड द फेमस वर्क द हंट इनटू इंग्लिश। तो द हंट का ट्रांसलेशन गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने किया था। जवाब सी है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछता है द पर्सनैलिटी हु पेंट द बायोग्राफी झांसी रानी। तो झांसी की रानी जो लिखा है वो महाश्वेता देवी ने लिखा है। यू लुक लाइक हेमा मालिनी। तुम बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी दिखती हो। हु सेड इट अबाउट मैरी। तो मैरी ओरान के बारे में ये बात तहसीलदार सिंह बोलता है। फिर 57 देखिए क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज आर रेज्ड बाय महाश्वेता देवी इन द हंट। तो द हंट में ये सारे इश्यूज दिखते हैं हमको, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जेंडर है, रेसिज्म है। तो ऑल द अबव सही जवाब है, डी हम मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या पूछता है द कैरेक्टर इन द हंट हु प्रोटेक्ट्स द विलेजर्स। तो एक तरीके से मैरी ओरान ही गांव वालों को बचाती है, बिजनेस का अपना तरीका निकालती है। तो कई तरीकों में वो हम यहाँ मैरी को ही मार्क करेंगे। विच वन इज़ द फर्स्ट प्ले ऑफ मोहन राकेश। तो मोहन राकेश का पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन है। सही जवाब बी है। द टाइटल ऑफ आधे अधूरे इन इंग्लिश ट्रांसलेशन इज़। तो आधे अधूरे हाफ वे हाउस नाम से ट्रांसलेट हुआ है। तो जवाब हमारा ए होगा। फिर हु गॉट संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन दीज पर्सनैलिटीज़। तो नीचे जो नाम दे रखे हैं इनमें से संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मोहन राकेश को मिला 1968 में। फिर क्वेश्चन नंबर 62 देखिए,
ये पूछता है फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी मोहन राकेश कंप्लीटेड हिज एमए इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो मोहन राकेश ने अपनी एमए हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट की पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, है ना। एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, तो लाहौर वाली से की। फिर द थीम ऑफ हाफ वे हाउस इज़, तो हाफ वे हाउस की ये सारी ही थीम्स हैं, मैन वुमन रिलेशनशिप, ह्यूमन नेचर, फैमिली रिलेशंस, तो डी सही जवाब है। 64 क्वेश्चन पूछता है हु ट्रांसलेटेड आधे अधूरे इनटू इंग्लिश। तो आधे अधूरे को ट्रांसलेट किया है बिंदु बत्रा ने, सही जवाब बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, मोहन राकेश स्टार्टेड हिज कैरियर एज। तो मोहन राकेश ने अपना कैरियर पोस्टमैन के रूप में शुरू किया, यहाँ पोस्ट मास्टर दे रखा है, कोई बात नहीं, तो मार्क हम इसी को करेंगे, डी को। फिर क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विजय तेंदुलकर इज मेनली अ राइटर ऑफ मराठी लैंग्वेज। तो आंसर ए है। विजय तेंदुलकर गॉट पद्म भूषण अवार्ड इन 1984 में मिला, आंसर बी है। फिर विच स्क्रीन प्ले इज़ नॉट रिटन बाय विजय तेंदुलकर। तो यहाँ जो स्क्रीन प्लेज के नाम दे रखे हैं, अर्धसत्य उन्होंने ही लिखा है, आक्रोश भी उन्होंने लिखा है, मंथन भी उन्होंने लिखा है, लेकिन योद्धा उन्होंने नहीं लिखा। फिर देखिए द मेन थीम ऑफ द प्ले कन्यादान। तो कन्यादान नाटक की जो मुख्य थीम है सोशल इश्यूज हैं, तो हम यहाँ पर बी मार्क करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ये पूछता है द प्रोफेशन ऑफ नाथ देवलालीकर, वो एक एमएलए हैं, तो यहाँ जवाब हमारा बी होगा। फिर हु इज़ द मेन प्रोटेगोनिस्ट इन द प्ले कन्यादान। तो कन्यादान की मुख्य पात्र ज्योति है। फिर हु गेव द स्टेटमेंट आई स्टैंड बाय यू गो अहेड माई चाइल्ड, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आगे बढ़ो मेरी बच्ची। तो ये नाथ देवलालीकर का कहना है, ज्योति जब शादी करना चाह रही है। फिर आगे देखिए, व्हाट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन। तो शब्दशः अनुवाद को लिटरल ट्रांसलेशन बोलते हैं, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, तो जवाब हमारा सी होगा। फिर द वर्ड ट्रांसलेशन केम फ्रॉम, तो लैटिन भाषा से आया है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, हमारा जवाब बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज। अब देखिए इन्होंने ही नोबेल प्राइज़ की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, तो बच्चे क्यों ना गलत करें, NOBLE कर रखा है, तो NOBEL सही स्पेलिंग है। ये कई क्वेश्चन पेपर्स में भी गलत आती है, बुक्स में भी गलत आती है, तो बच्चे भी गलत याद कर लेते हैं। तो नोबेल प्राइज़ रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। भीष्म साहनी रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर, भीष्म साहनी को साहित्य एकेडमी अवार्ड, देखिए ये सवाल आ गया, मैंने पीछे बताया था आपको, तमस के लिए मिला। फिर क्वेश्चन 77, महाश्वेता देवी गॉट ज्ञानपीठ अवार्ड इन। तो उनको 1996 में मिला ज्ञानपीठ अवार्ड, और 1084 माँ यानी 1084 की माँ के लिए मिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मूवमेंट इज मैंशनड इन रविन्द्रनाथ टैगोर्स नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड। तो स्वदेशी मूवमेंट वहाँ पर मैंशनड है, उल्लेख आया है। फिर द संत कबीर वॉज ब्रॉट अप बाय, दा क्यों लगाया भाई, संत कबीर की जो लालन पालन हुआ वो द अ वीवर कपल, यानी एक जुलाहे जो कपल था, पति पत्नी थे नीरू और नीमा, उनके द्वारा पालन पोषण किया गया। उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक विडो थी, ब्राह्मण विडो, जिनके ये बच्चे थे, तो लोक लाज के भय से उन्होंने बहा दिया इनको नदी में, और नीरू और नीमा नामक जो जुलाहे थे उनको ये मिल गए, कबीरदास जी वो उनको उठा लाए और उनका पालन पोषण किया। फिर क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, द पर्सनैलिटी हु ट्रांसलेटेड द सॉन्ग्स ऑफ कबीर इनटू इंग्लिश। तो किसने कबीर के गीतों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, ये आपने पढ़े ही हैं, मैंने अपलोड भी किए हैं आपके लिए। फिर हु इज़ द जमींदार इन द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड। तो जमींदार निखिलेश हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 82, व्हाट इज़ द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। तो द होम एंड द वर्ल्ड का जो मूल शीर्षक है बंगाली भाषा में वो घरे बायरे है, तो जवाब बी होगा हमारा। अब कुछ क्वेश्चंस ट्रांसलेशन पर बेस्ड हैं, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग कर दिए हैं, टफ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चंस इसमें कंफ्यूजिंग कर दिए हैं आपके लिए। ये तो क्लियर है, मुझे आपका पत्र कल मिला, तो इसका ट्रांसलेशन तो क्लियरली यही होगा, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। तो ये सही जवाब हमारा बी होगा, आपने यही लगाया होगा मुझे उम्मीद है।
क्वेश्चन 84 में पूछा है व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसका सही ट्रांसलेशन द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, ये सही है, सी जवाब। फिर करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है आइदर यू और सीता कैन गो देयर, ये सही ऑप्शन है, बाकी ये गलत हैं दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, उसको किताब पढ़ने का शौक है, तो वह किताब पढ़ने का शौकीन है, ये सही इसका ट्रांसलेशन है। वह किताब का शौकीन है, ये भी हो सकता था, लेकिन रीडिंग का यहाँ फिर नहीं आ पाएगा, तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। देखिए बुक्स आना चाहिए, जो ये भी ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, उसको किताबें पढ़ने का शौक है, एक ही किताब थोड़ी पढ़ेगा, और एक भी होगा तो फिर ए बुक आना चाहिए। फिर आगे देखिए व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ मुझे एक चुटकी नमक चाहिए एक चुटकी सिंदूर नहीं बोला तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन आई वॉन्ट अ पिंच ऑफ साल्ट, ये सही है, जवाब बी हमारा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें सारे ही सेंटेंसेस इन्होंने गलत कर रखे हैं, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा था, इसलिए मैंने नन ऑफ दीज मार्क किया। रिचेज शुड सिंपैथाइज विद पुअर्स, ये भी गलत है। द रिच शुड सिंपैथाइज विद, खा गए यहाँ पर, विद लगा देते तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, द रिच शुड सिंपैथाइज विद द पुअर। द रिच पीपल शुड सिंपैथाइज विद, यहाँ विद तो लगा दिया, द पुअर सही है, लेकिन पीपल लगा दिया, ये इसलिए गलत हो गया, है ना, द रिच पीपल नहीं आता, द रिच शुड सिंपैथाइज विद द पुअर, तो यहाँ पीपल हटा देते तो ये वाला सेंटेंस भी सही था। तो अब कुछ न कुछ गड़बड़ इन सब में कर दी, इसलिए इसका जवाब होगा नन ऑफ दीज, कोई भी सही नहीं है इनमें से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 89 व्हाट इज़ द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ, उसे एक पत्र लिखा जा रहा है, तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा अ लेटर इज़ बीइंग रिटन टू हिम, है ना, बाकी के ये दोनों गलत ऑप्शन हैं, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन देखिए 90 व्हाट इज़ द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ शैल आई बाय अ टिकट फॉर यू। हाँ, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा इन्होंने कर दिया, क्या आपके लिए टिकट खरीद लूँ, ये भी सही हो सकता है, क्या दिक्कत है, मैं क्या आपके लिए टिकट खरीद लूँ, या फिर क्या मैं तुम्हारे लिए टिकट खरीद लूँ, ये भी इसका सही जवाब हो सकता है, क्या मैं तुम्हारे लिए टिकट खरीद लूँगा, है ना। तो अब क्योंकि शेल लगा हुआ है, और शेल वाले जो हम सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो गा गी गे ये शब्द अक्षरों का प्रयोग करते हैं, तो अब इस हिसाब से फिर मैंने सी को मार्क किया है, हालांकि ये भी गलत नहीं था, क्या मैं तुम्हारे लिए टिकट खरीद लूँ, तो हम यहाँ सी को ही मार्क करेंगे। फिर द टाइटल आंसू इन इंग्लिश ट्रांसलेशन इज़, तो आंसू का जो इंग्लिश में टाइटल दे रखा है आपको याद होगा, द गार्डन ऑफ लोनलीनेस नाम से दे रखा है, तो सही जवाब हमारा बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 92 देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जयशंकर प्रसाद्स वर्क, तो इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कामायनी उनकी है, कंकाल उन्हीं की है, तितली भी उन्हीं की है, लेकिन गोदान प्रेमचंद की है। फिर हु इज़ द राइटर ऑफ फेमस वर्क 1084 माह, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्वेश्चन भी देखिए आ गया, तो 1084 माह ये महाश्वेता देवी की रचना है। फिर वेयर महाश्वेता देवी मूव्ड आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो भारत विभाजन के बाद वो कलकत्ता आ गई। फिर द टाइटल ऑफ पिंजर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में पिंजर का जो टाइटल है वो द स्केलेटन नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 क्या पूछ रहा है, द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ पिंजर, तो वो पूरो है, पिंजर की हीरोइन है। हु इज़ नोन एज द बार्ड ऑफ बंगाल, तो बंगाल का बार्ड कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। फिर हु इज़ द एंटेगनिस्ट इन द होम एंड द वर्ल्ड, तो खलनायक कौन है द होम एंड द वर्ल्ड में, संदीप है, वही बिगाड़ता है आके बिमला को, अच्छी खासी सही चल रही है उनकी लाइफ, लेकिन संदीप के आने के बाद सब बर्बाद हो जाता है। फिर विच हिस्टोरिकल प्ले इज़ रिटन बाय जयशंकर प्रसाद, तो ये सारे ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखे, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तो ऑल द अबव सही जवाब है।
फिर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गुरु ऑफ सेंट कबीर? संत कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद उनको गुरु नहीं बना रहे थे, और संत कबीरदास जी कई बार उनके पीछे पड़ चुके थे कि मुझे अपना गुरु, उनको शिष्य नहीं बना रहे थे, मुझे अपना शिष्य बना लो, शिष्य बना लो। नहीं माने साहब रामानंद, नहीं तैयार हुए, मैं नहीं बनाऊंगा। तो रामानंद जी क्या थे, सुबह जल्दी जगते थे और गंगा स्नान को जाते थे। तो कबीरदास जी ने क्या किया, एक दिन घाट की सीढ़ियों पर जाके लेट गए सुबह ही सुबह, और रामानंद जी का जैसे ही वो आगे बढ़े तो उनका पैर पड़ गया कबीरदास जी के ऊपर। तो जब पैर पड़ा था वो एकदम से राम राम करके रामानंद जी मतलब माफ़ी मांगने लगे और परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन है, क्या बात है, कैसे यहाँ पर लेटे हो? तो उन्होंने प्रार्थना की कबीरदास जी ने कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अब रामानंद ने देखा कि भैया इतना ज़्यादा डिवोटेड है, इतना ज़्यादा समर्पित है ये बालक, तो उन्होंने अंततः कबीरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। तो रामानंद जी उनके गुरु थे। ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है आप सभी ने अच्छा किया होगा। 5th सेमेस्टर में अगर आप ले रहे हैं इंग्लिश को तो ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आगे भी मैं उसमें वीडियोस ऐड करती रहूँगी। 5th सेमेस्टर इंग्लिश नाम से प्लेलिस्ट है, 52 वीडियोस अभी अपलोडेड हैं और आगे मैं करती रहूँगी, और उम्मीद है आप आगे बहुत अच्छा करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।